रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें अब हम लोगों को पढ़ना है परावर्तन यानी दर्पण के बारे में। परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो परावर्तन के नियम क्या हैं, इसको आप पिछले वीडियो में देख करके आए, और पिछले वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दर्पण में हम लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। पहले ये जान लेते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं होती, बस ये होता है कि कोई खोखले कांच का गोला हो, कोई एक खोखले कांच का गोला हो और उसी को काट लिया गया हो, उसी खोखले गोले को काट लिया गया हो, खोखले कांच के गोले को काट लिया गया हो, तो वही जो पार्ट बचता है वही पार्ट क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। वही गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है। गोलीय दर्पण जो है दो तरीके का होता है। एक अवतल गोलीय दर्पण, एक अवतल होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दो तरीके। गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के गोले से, किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि गोलीय दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, तो आप लोग सीधा उसमें बताइए कि किसी खोखले कांच के गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक, और वो खोखला गोला जो काटा गया होता है वो अवतल प्रकार का हो सकता है दर्पण हो, या उत्तल प्रकार का दर्पण हो। वो कलई करने के मतलब पॉलिश एक साइड में कर दिया जाता है, तो पॉलिश करने के आधार पर जो है नाम दिया जाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसे पॉलिश अगर जो मान लेते ये एक गोला काटा गया, एक साइड से काटा गया, और इसमें अगर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ जो भाग है इस तरफ पॉलिश कर दी गई, अगर जो उभरे भाग की तरफ पॉलिश कर दी गई तो ये अवतल दर्पण होता है। इधर पॉलिश कर दी गई, चमकदार सतह इधर बना दी गई। ऐसा इसलिए किया जाता है पॉलिश कि जो प्रकाश की किरण इस दर्पण पर अब पड़ेगा वो इस पार नहीं निकल पाएगी। अधिकांश भाग इसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट वापस हो जाती है। तो इस प्रकार का जो दर्पण आपको मिलेगा वो होता है अवतल दर्पण। अगर जो दर्पण के इसी दूसरे भाग पर, इस उभरे हुए भाग के बजाय अंदर धंसे भाग पर अगर जो पॉलिश कर दिया जाए, अंदर की तरफ इधर पॉलिश कर दिया जाए, इस तरफ अगर जो पॉलिश कर दिया जाए, तो ये पॉलिश इस तरफ अगर जो कर दिया जाए, ऐसे लिखते हैं पॉलिशदार सतह इधर है, पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह। आपका ध्यान किधर है, पॉलिशदार सतह इधर है। तो इस तरफ अगर जो पॉलिश कर दिया गया उसके उभरे भाग पर, जैसे मान लेते हैं ये से दर्पण है, दर्पण के अगर जो उभरे भाग पर, ये उभरा हुआ भाग है, इस भाग पर अगर जो पॉलिश कर दिया गया, इस भाग पर अगर पॉलिश कर दिया गया, तो ये जो दर्पण बनता है इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अगर जो अंदर वाले भाग पर, अगर अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दिया गया, बाहर वाला भाग रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रकाश किरण को, तो वो उत्तल दर्पण होता है। बात समझ में? हाँ, तो गोलीय दर्पण क्या है, किसी कांच के गोले, खोखले कांच के गोले का काटा गया एक भाग होता है। अगर जो उस खोखले कांच के गोले से जो काटा गया भाग है उसके बाहरी सतह, उभरे हुए सतह पर, बाहरी सतह पर उभरे हुए सतह पर अगर जो हम पॉलिश कर देते हैं तो वो जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर जो धंसे हुए भाग पर, अगर धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, धंसे हुए भाग पर, तो वो जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है,
यहाँ पर हम लोगों को कुछ परिभाषाएं पढ़नी पड़ती हैं। इसी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जैसे फोकस बिंदु क्या है, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव क्या है, इस तरीके के, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें। चलिए उन बातों को हम लोग सीखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, देखिए ये जो दर्पण है, आपको पता चल गया कौन सा दर्पण है। ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये है। देखिए अगर प्रकाश की किरण ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी गुफा में जा रही है, ये प्रकाश की किरण इसमें ऐसा नहीं लग रहा ये किसी गुफा में जा रही है। ऐसे देखो, ये ऐसे पार्ट है, ऐसे गुफा में जा रही है। तो ये मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये है अवतल दर्पण। हाँ, अगर प्रकाश की किरण आपको ऐसा लग रहा है कि किसी गुफा में जा रही है तो केव, कॉनकेव मिरर होता है। केव मीन्स होता है गुफा। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। तो आप वहां से याद कर लें कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। अगर दूसरा वाला जो बचा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा दर्पण बचा है। दूसरे वाले दर्पण, अगर जो प्रकाश की किरण उभरे सतह पर पड़ रही है, अगर प्रकाश की किरण उभरे सतह पर पड़ रही है और अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश किया गया है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो कॉन्वेक्स दर्पण होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। पहचानने का सबसे आसान तरीका ये, अगर प्रकाश की किरण किसी गुफा में जा रही है, अगर प्रकाश की किरण किसी गुफा में जा रही है तो समझ जाओ वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अगर उभरे हुए सतह पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, ऐसा हाँ अच्छा, पहले समझो। अगर उभरे हुए सतह पर प्रकाश की किरण गिर रही है तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं। हाँ, अब ज़्यादा दिमाग लगा करके कोई ऐसा बोल रहा होगा कि प्रकाश किरण इधर से अगर जो आकर के पड़े तो ये भी तो गुफा में जाएगी, तो क्या ये अवतल दर्पण हो जाएगा? तो गलत आप सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा। प्रकाश किरण जब भी दर्पण पर डाला जाएगा तो हमेशा इसी साइड से, इस साइड से कभी नहीं। इस साइड से अगर जो आप डालें प्रकाश की किरण तो आइंस्टीन, न्यूटन, अंकल सभी लोग बहुत मारेंगे आप लोगों को। हाँ, तो ध्यान रहे ये चीज़। जब भी कोई भी दर्पण होता है तो उस दर्पण पर प्रकाश किरण हमेशा लेफ्ट साइड से डाला जाता है। ठीक है, ये ऑप्टिक्स की बातें हैं, कुछ छुपी हुई बातें। हाँ, हमेशा आपको लेफ्ट से ही प्रकाश की किरण को डालनी होगी, ना कि इस तरफ से, राइट साइड से कभी नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये कभी गलती मत करना। हाँ, तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताएं कि ये जो दर्पण है आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? अच्छा, एक मिटा देते हैं, ये थोड़ा नाम मिटाते हैं पहले। अब तो पहचान जाओगे कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। ठीक है, पहचान जाओ, पहचानना जरूरी है। ठीक है, अच्छा इस दर्पण में ये ऐसा नहीं लग रहा क्या? इस दर्पण में ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये कैसे ऐसे किसी गोले का एक भाग है? ये भी दर्पण तो ऐसा ही लग रहा कि ये भी किसी क्या है, किसी गोले का कटा हुआ भाग है। गोला थोड़ा ऐसे बन गया, चलो ठीक है, एक समझ के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा तो उस गोले का ये क्या रहा होगा? सेंटर।
यहाँ पर भी इस गोले का ये क्या होगा, सेंटर। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, इस केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में। ये भी क्या है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। बात समझ में आई। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिर्फ इतना आपको जानना है, इतना तो हमने आपको डॉट डॉट बनाया इसलिए ताकि क्लियर हो सके कि ये क्या है, उसी गोले का केंद्र है जिससे ये दर्पण काटा गया है। अच्छा, तो डेफिनेशन भी ऐसे बन गई। क्या बन गई, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण काटा गया है। जिस गोलीय पृष्ठ से या जिस गोले से दर्पण को काटा गया है, यानी वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण काटा गया है। डेफिनेशन अगर जो आपको बतानी हो कि वक्रता केंद्र की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सीधा बता दीजिए कि वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण काटा गया है या जिस गोले से दर्पण काटा गया है। तो वो केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जिस गोले से दर्पण काटा गया है। याद रखिए इस चीज को। तो ये होता है वक्रता केंद्र। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, ठीक है, इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से, और इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है M1 M2। अब M1 M2 के बीचों बीच में जो बिंदु होगा, बीचों बीच में, बात समझ में, इस M1 M2 के बीचों बीच में जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम बोलते हैं P। P मीन्स पोल, पोल यानी ध्रुव। ये दर्पण का ध्रुव होता है। बात समझ में। हाँ, ये दर्पण का ध्रुव होता है। ध्रुव क्या होता है, इस दर्पण का मिड पॉइंट होता है। जो दर्पण हमने उससे काटा है, खोखले कांच के गोले से, उस गोले का मिड पॉइंट उस दर्पण का जो काटा गया है, चाहे अवतल काटा गया हो या उत्तल काटा गया हो, ठीक है, तो जो उसका मिड पॉइंट होता है, वही मिड पॉइंट उसका पोल होता है, ध्रुव होता है। याद रखिए इस चीज को। अगर जो इस दर्पण को भी हम M1 M2 मान लें, M1 M2 मान लें, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट P, इसी को हम बोलते हैं पोल, इसी को बोलते हैं ध्रुव। बात समझ में। यहाँ पर ना लिखते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक जगह यहाँ लिखनी है, यहाँ पर लिख देते हैं पोल P। ये क्या है, P है, ये पोल है यानी ध्रुव। बात समझ में। तो दर्पण का मिड पॉइंट क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, दर्पण का आधा करने वाला बिंदु, दर्पण को आधे आधे में बांटने वाला बिंदु ध्रुव होता है। दर्पण को आधे आधे में बांटने वाला बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। याद रखिए। और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज अच्छा आपको और भी दिख रहा होगा, जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र लेफ्ट साइड में होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र राइट साइड में होता है ना। इसका इस तरफ होता है, इसका इस तरफ होता है। ये भी तो क्लियर है। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, आपको यहाँ से CP जो दिख रहा होगा, CP डिस्टेंस, CP डिस्टेंस, C से P तक की दूरी, ऐसा नहीं दिख रहा है आप लोगों को। देखो, C से P तक की जो दूरी दिख रही है आपको, ऐसा नहीं दिख रही है कि CP इस गोले की त्रिज्या होगी। क्या होगी, CP इस गोले की त्रिज्या होगी। दिख रहा है ना, दोनों में CP CP CP, ठीक है, CP दोनों में दिख रहा है ना कि गोले की त्रिज्या है। तो यही गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है।
यानी सीपी क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की भी डेफिनेशन क्या? वक्रता त्रिज्या कॉपी लेकर के बैठे रहिए और फिर उसके बाद डेफिनेशन तुरंत लिखने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करें, लिखने का प्रयास करें, फिर से वीडियो देखें, फिर से लिखें, ऐसे 2 बार करेंगे और फिर बढ़िया से आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। और जिसको लिखना आ गया फिर तो क्या कहना। हाँ, सीपी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, सीपी यानी वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे दर्पण काटा गया है, जिससे दर्पण काटा गया है। बात समझ में? वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे दर्पण काटा गया है, जिस गोले से दर्पण काटा गया है। बात समझ में? यहां से भी तो दिख रहा है क्लियर कि सीपी क्या है, यहां से भी क्लियर दिख रहा है ना सीपी क्या है। इस गोले की ही तो त्रिज्या है सीपी, तो इसी दर्पण की त्रिज्या, इस दर्पण की कर्वेचर की त्रिज्या इसको बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं। यही सीपी वक्रता त्रिज्या होती है। अच्छा, ये चीज हो गया। अब सीपी से होकर जाने वाली एक लाइन ऐसे खींच दें, सीपी से ऐसे, सीपी से एक लाइन ऐसे खींची जा सकती है ना, सीपी से होती हुई। सीपी का मतलब ये है ध्रुव और वक्रता केंद्र से होती हुई जो लाइन खींची जाती है, ठीक है। सीपी से होती हुई एक ऐसे लाइन लंबी सी खींची जा सकती है ना, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं। भाषण में इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक। यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये तो डेफिनेशन हो गया। हाँ, यही तो है डेफिनेशन। ऐसे ही आपको बना लेना है डेफिनेशन, रटना नहीं है। फिजिक्स रटना नहीं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। अब देखिए अब सीपी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था यानी वक्रता त्रिज्या का जो मिड पॉइंट होता है, वक्रता त्रिज्या का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु एफ होता है, एफ होता है। क्या होता है? एफ यानी फोकस बिंदु होता है, ठीक है। फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु। बात समझ में? फोकस बिंदु यानी सीपी का आधा करेंगे, सीपी को मार दें आधा। ये देखो यहां से यहां तक की दूरी बराबर, अगर जो सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, जैसे सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में बांट देगा ये पॉइंट एफ जो है 2 सेंटीमीटर में इसको बांट देगा। तो जैसे ही बांटेगा वही पॉइंट क्या होता है हमारा? फोकस बिंदु होता है, फोकस पॉइंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में? यानी फोकस बिंदु बोलते हैं उसको। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फोकस बिंदु यानी सीपी का आधा। आप लोगों को एक रिलेशन में मिलेगा, F = R/2। इन दोनों में यही संबंध होता है। यानी R का मतलब ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो वक्रता त्रिज्या। एक मिनट, यहाँ पर हमने सेंटर लिखा है ना, तो रेडियस लिखना चाहिए हमको, सॉरी रेडियस। यहाँ पर भी तो नहीं सेंटर लिखा, हाँ यहाँ पर भी सेंटर लिखा। एक मिनट, अच्छा ये तो सही लिखे हैं, सेंटर, ठीक। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको यहाँ लिखना चाहिए था, हमने गलती से सेंटर लिख दिया था, अब सही है। हाँ, F = R/2 यानी R का जब हम आधा करेंगे, यानी
जो वक्रता त्रिज्या सीपी है, सीपी का जब हम आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। बात समझ में? तो F = R/2 हमको ये मिलता है आधा करने से, वो पॉइंट में। जैसे 4 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पर मिल जाएगा हमको। बात समझ में? यानी मिड पॉइंट ही मिलता है। तो इसका जो सीपी का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है। अब इसी फोकस बिंदु पर काटती हुई एक प्लेन अगर जो हम रखें, इसी फोकस बिंदु को काटती हुई अगर जो हम एक प्लेन ऐसे रख दें, ऐसे एक प्लेन ऐसे, ये देखिए अगर जो हम यहाँ पर एक ऐसे प्लेन रख दें, फोकस बिंदु को काटती हुई एक प्लेन, तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं फोकस तल, फोकस तल या फोकस प्लेन, इसको बोलते हैं फोकस प्लेन। ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस तल, फोकस तल बोलते हैं। बात समझिए? इस मतलब जो फोकस बिंदु को काटती हुई कोई अगर जो तल उस पर रख दें, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे फोकस बिंदु यहाँ पर है, फोकस बिंदु ऐसे ये, ठीक है, ये फोकस बिंदु है, ये दोनों पर, ठीक है, ये देखिए इन दोनों पर ये फोकस बिंदु है, ये ऐसे, ठीक है, यही फोकस बिंदु है, दिख रहा है? अच्छा ऐसे दिखाते हैं, ये देखो, ये जहाँ दोनों जुड़ रहे हैं, ये मान लेते हैं दोनों बराबर हैं, दोनों साइज में मान लेते हैं बराबर है, तो ये ऐसे देखिए, ये दोनों फोकस बिंदु ये होगा ना, पूरा तो जोड़ेंगे तो पूरा आर मिलेगा, आर का मतलब सीपी, सीपी का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या मिलेगी। लेकिन अब इसी को काटता हुआ, इस बिंदु को काटता हुआ ऐसे कोई एक प्लेन रख दें, यानी एक पेन इधर से हो, एक पेन ऐसे इधर से, ठीक है। अब ऐसे एक प्लेन में हो गया ना, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन, ठीक है। कल्पना है, ऐसे रखेंगे थोड़ी यहाँ पर रखें, ऐसे कल्पना किया गया, ठीक है। इस मुख्य अक्ष के लंबवत रखना पड़ेगा हमको। बात समझ में आ रही है? हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये यानी ये देखो, ये लाइन ऐसे होगी ना, इस तरफ भी एक एज्यूम करो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो तल ऐसे एक कल्पना वाला तल, बात समझ में? हाँ, ऐसे तल एक रखा गया है, तो इस तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर ऐसे एक तल रख दिया गया, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, ठीक है, फोकस बिंदु पर ही होगा, बस कल्पना इसको कर लीजिए, ठीक है। यानी सोने के बाद नींद में ही दिखने वाला तल है। बात समझ में? हाँ, तो ये फोकस तल हो गया, ठीक है, ये फोकस तल, ठीक, ये फोकस तल हो गया, ठीक है। ये इतनी कुछ परिभाषाएं थी जो हम लोगों को इसमें पढ़नी थी। हमें लगता है कि आप लोगों को बढ़िया से ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वैसे बहुत गंदा हो गया है बोर्ड, मिटा दें? ओके, मिटाते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें हम लोगों को एक फोकस बिंदु का, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु की एक क्लासिकल परिभाषा मिलती है, बुकों में जो लिखी हुई परिभाषा मिलती है। हम लोग को, हमने तो ऐसे बता दिया ना कि ये मिड पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट फोकस बिंदु होता है, पर फोकस बिंदु की असल में परिभाषा क्या है, फोकस बिंदु की जो परिभाषा है, ठीक है, ये कोई दर्पण होगा, दर्पण पर यहाँ पर आपको पता है ना P, अब याद रहे, मिड पॉइंट P, यहाँ पर इस C, ठीक है, और कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, और फिर उसके बाद अपवर्त परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य, देखो परिभाषा कैसे बन रही है, ए पॉइंट एफ होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। बात समझ में? वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। नोट कर लीजिए परिभाषा। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। अब ये प्रतीत क्या आ गया? हाँ, जब इस दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो वहां पर काट वास्तव में नहीं काटेगी, पर ऐसा लगेगा कि हाँ काट रही है। तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। अच्छा, दिखा देते हैं। यहाँ पर तो वास्तव में काट रही है ना, पर यहाँ पर दिखाते हैं वास्तव में काटेगी कि नहीं। हाँ, देखिए, ये बनाया हमने एक उत्तल दर्पण। दर्पण बनाने में माहिर है। हमने यहाँ पर माना P, यहाँ पर इसका होगा C, और इसको ऐसे खींच देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इतना खींचने में सब लोग माहिर हो जाओ, ठीक है। अब आई मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण। आप लोग कहेंगे इधर से क्यों नहीं डाला? बताया ना, हमेशा प्रकाश किरण लेफ्ट साइड से, ठीक है, हमेशा प्रकाश किरण लेफ्ट साइड से। अब जाने के बाद ये हो जाएगी ऐसे परावर्तित, प्रकाश किरण परावर्तित हो गई। अब ये देखिए, कहीं मुख्य अक्ष को काटेगी? नहीं काटेगी, पर इसको जब हम ऐसे कहीं पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तब ये लगेगा कि ऐसा यहाँ पर मुख्य अक्ष को काट रही है, ऐसा प्रतीत होगा, प्रतीत होगा, है ना? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। कैसा लगता है? हाँ, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये इसको काट रही है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये यहाँ पर इसको काट रही है। तो ये इसका काटती हुई प्रतीत, वास्तव में यहाँ काट रही है, यहाँ पर ऐसे काटते हुए मालूम पड़ता है कि यहाँ ये काट रही होगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है। अब क्लियर हुआ फोकस बिंदु की क्लासिकल परिभाषा? ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सभी दूरियां बिंदु P से मापी जाती हैं। सूचना समाप्त हुई। हाँ, याद रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी दूरियां यहाँ पर मापी जाएंगी हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी, हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। ध्रुव क्या होता है? इस दर्पण का मिड पॉइंट होता है। ओके, ठीक है। तो दर्पण के मिड पॉइंट से यानी ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती हैं। यानी P से यहाँ तक C, PF, PC, हमेशा दूरी P से मापी जाएगी, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे मापेंगे इसको। बात समझ में आई? यानी PC क्या है बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। वक्रता त्रिज्या है PC। देखो वक्रता त्रिज्या ही तो है, ऐसे डॉट डॉट करके बनाओ। हाँ, और इसके बाद PF क्या है? दोनों में देख के बताओ। PF, P से F की दूरी जो होती है, यानी ध्रुव से, अब एक रेडियस, एक डेफिनेशन आपको यहाँ से और क्लियर करा रहा है। देखिए, P से F की जो दूरी होती है, यानी ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अच्छा, तो फोकस दूरी की ये परिभाषा है। हाँ, ये परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस बिंदु हमने बताया आपको, फोकस तल बताया, फोकस दूरी नहीं बताई थी ना, अब बताए क्या फोकस दूरी की परिभाषा क्या? बिंदु P से, यानी सॉरी ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। बिंदु P से यानी ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कहीं पर कैपिटल R मिलेगा तो कहीं स्मॉल r मिलेगा, नो टेंशन। हाँ, तो ये परिभाषाएं हो गई, इनसे कुछ संबंधित परिभाषाएं हो गई। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी करा होगा।
जो लोग नोट नहीं किए हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, आलसियों के लिए। वैसे खुद नोट करो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो ये है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो मैथमेटिक्स के तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बोर्ड पर ही, फिजिक्स के जो हैं नोट्स आपको उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो फिजिक्स के नोट्स जो हैं आप लोगों को उसी ग्रुप में मिलेंगे। सेंड कर दिया करेंगे हम भाई, ऐसे थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। और एक चीज, आप लोग अब क्लास का नाम लिखना ना भूलिएगा कि कौन सी क्लास में है। क्लास जरूर लिखिएगा, नेम के साथ अपना क्लास, या सब्जेक्ट और क्लास जरूर लिखिएगा। फिजिक्स वैसे है ही, सब्जेक्ट क्या लिखना है, पर सब्जेक्ट क्लास लिखना मत भूलिएगा, क्लास जरूरी है, ठीक है। तो ये थी दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम लोगों को प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में पढ़ना है। प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, अब हम लोगों को प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ना है। प्रतिबिंब बनाने के नियम, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। तो प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 किरण। एक किरण से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात प्रतिबिंब के बारे में कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के नियम पर आते हैं। तो प्रतिबिंब कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कई हो सकती हैं, पर हम लोग यहाँ पर 2 किरणों के बारे में ही पढ़ेंगे। 2 किरणों को लेकर के और प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग स्थितियों में। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 नियम होते हैं, 2 तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी का क्या मतलब है? ये वास्तव में नहीं बनेगा पर बनेगा। हाँ, याद रखिएगा। वास्तविक का मतलब ये होता है, अभी इससे पहले जब हम आप लोगों को फोकस बिंदु पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया आप लोगों को कि परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। बात समझ में? तो जब 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जब 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी डॉट डॉट करने पर मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में आकर के ऐसे काट दें। ऐसे जब काट देंगी तो इस कंडीशन में कट पॉइंट पर जहां पर काटती हैं वहीं से इमेज बन जाता है। क्लियर? लेकिन अगर जो मान लेते हैं यही 2 प्रकाश की किरणें हैं, अगर जो इनको हम ऐसे हैं तो इनको अगर जो पीछे बढ़ाने पर, यानी दर्पण से पीछे की तरफ बढ़ाने पर अगर जो ये इमेज बनता है, दोनों प्रकाश की किरणें आपस में काटती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे लगता है कि वहाँ पर जाकर के काट सकती हैं, डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो हाँ वहाँ पर काटी, अच्छा, तो प्रतिबिंब वहाँ पर बनेगा। बात समझ में? तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वास्तव में प्रकाश की किरणें काटती हैं, डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी परावर्तन के पश्चात सीधा किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर जो काटती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, वर्चुअल और रियल। ठीक है, आभासी और वास्तविक। यानी वर्चुअल इमेज कब बनेगा? वर्चुअल इमेज, और फिर उसके बाद एक रियल इमेज होता है, रियल इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब वही इमेज। आप लोगों का इमेज कैसा है आपके शहर में, हम नहीं जानते। ठीक है, वही इमेज, आपका प्रतिबिंब कैसा है। हाँ, अब प्रतिबिंब बनाने के नियम पर आते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमको 3 नियम पढ़ने हैं। पहला नियम, ये पॉइंट P, पॉइंट से जितनी दूरी पर F उतनी ही दूरी पर C, और फिर इसके बाद इसको आगे पीछे हमने बढ़ाया, बन गया हमारा मुख्य अक्ष। अब इस तरह से बनाने का एक्सपीरियंस कर लीजिए। ठीक है, ये मिड पॉइंट इस दर्पण का M1 M2, हर बार हम M1 M2 लिखना भूल जाते, तो आप लोग मानिए कि हाँ लिखा गया M1 M2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जितने पॉइंट पर F उतने ही दूरी पर पॉइंट C, यानी वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ये ध्रुव, और फिर इन सभी को मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर 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 प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो वो मुख्य अक्ष को काटती हुई जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हुई जाएगी, और जहाँ से काटती है वही बिंदु फोकस होता है भाई। हाँ, वही बिंदु फोकस होता है, फोकस बिंदु वही होता है। ठीक है, यानी फोकस बिंदु से होकर के चली जाती है। ये बात हो गई, पहला नियम यही है, याद रख लीजिए। अगर प्रकाश की किरण समानांतर आई तो परावर्तन के पश्चात काटती हुई जाएगी। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, समानांतर ये, फिर तो काटती हुई जाएगी, मुख्य अक्ष को काटती हुई जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है, क्या कहता है, कुछ तो कहता है। यहाँ पर F, यहाँ पर क्या हो गया C, और इनको मिलाने वाली एक रेखा खींच दीजिए, ये बन के हो गया प्रिंसिपल एक्सिस तैयार। अगर, अब याद रखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, याद रखिए इस चीज को। अगर प्रकाश किरण फोकस से होकर के आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए देखिए, यही कुछ है, यही कुछ बात है। अगर जो इसी के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, अगर जो चेंज कर दें तो चेंज हो जाएगी, बात समझ में। अगर जो फोकस से होकर के जाएगी तो समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फोकस से होकर के गई, मुख्य अक्ष के समानांतर। अगर जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर के मुख्य अक्ष को काटती हुई जाएगी। ये एक दूसरे को, इसी को कहते हैं लाइट की रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी अगर जो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो जिस दिशा से, मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। हाँ, यही है, दोनों नियम समझ में आए। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए जाएगी। ठीक है, अगर जो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम, कितना नियम है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। बस ये पॉइंट P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, और इन सभी को मिलाने वाली एक रेखा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रकाश की किरण C से होकर के जाती है, अगर प्रकाश की किरण C से होकर के जाती है, बिंदु C से होकर के जाती है, तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है,
यहाँ पर परावर्तन होगा पर रास्ता नहीं चेंज होगा, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक, समझ में? हाँ, अगर जो वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की लाइट जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के, तो वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये 3 नियम हैं इसके। इन तीनों नियमों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, मिटा दें। ओके, अब हम लोगों को पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा, सॉरी उत्तल नहीं, अवतल प्रतिबिंब बनने के नियम किसके? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे 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 बनता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यही सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति ये है, एक पहले दर्पण हम बना लें। ये पॉइंट P हो गया, फिर जितने दूरी पर F उतने ही दूरी पर C, और इन सभी को मिलाने वाली एक रेखा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दर्पण M1 M2 है, देख रहे हैं इसके उभरे भाग पर पॉलिश किया गया है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर पहली स्थिति ये है, जब वस्तु को कहीं रखें, जब वस्तु C और अनंत के बीच में कहीं, ठीक है, जब वस्तु C तथा अनंत के मध्य हो, तब क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है। प्रतिबिंब बनाने का नियम आराम से सीखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतने चीजों से तो अब आप परिचित हो गए ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं प्रतिबिंब C यहाँ है, C और अनंत यहाँ कहीं होगा, अनंत। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पर प्रतिबिंब रखा, सॉरी वस्तु रखा गया। अब इस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलिए अब यहाँ से वही 2 प्रकाश की किरण उठाएंगे। एक प्रकाश की किरण हमने सीधी ले ली, ये हो गया। अब आपको पता है मुख्य अक्ष के समानांतर गई है, तो ये ऐसे फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फिर ये अगर जो फोकस से होकर के जाती तो यहाँ से ये देखो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। तब अगर जो फोकस से होकर के जाती तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। और देखिए एक्चुअली में यहाँ पर ये किरणें दोनों मेट की हैं, मिली हैं। ठीक है, और जहाँ पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये कोई AB ऑब्जेक्ट था, AB नाम का, तो यहाँ पर A' B' नाम दे देते हैं कि ये प्रतिबिंब बना। बात समझ में, ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, अच्छा वो तीसरे को भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे C से लेकर के जाते और फिर इस किरण को कहीं काटे। अच्छा C से भी लेकर के जाके यही स्थिति बताए। ठीक है, हर एक में नहीं, बस पहली बार है इसलिए इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी में आप लोग खुद ट्राई करें। जितने पर F उतने पर C, सभी को हमने मिला दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर कहीं पर अनंत इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण सीधी गई तो आपको पता है F से होकर के जाएगी। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण ये FC से होकर के जाती, C से, तो उधर से ही वापस हो जाती उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें आके वापस मिलती तो यहाँ पर क्या बनता, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता A' B'। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, चाहे F से लेकर के आए और उसको समानांतर कर दें। 2 प्रकाश की किरणें यहाँ पर भी हमने ली हैं, यहाँ पर भी 2 ली हैं। जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में देख करके आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पहली चीज इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, हाँ, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो आपका जवाब है सी तथा एफ के बीच में। देखो सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के मध्य में, ठीक। अब दूसरी चीज, प्रतिबिंब जो है वो सीधा है कि उल्टा है, तो उल्टा है। ये ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, वास्तविक है कि आभासी है, वास्तविक है कि आभासी है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा वास्तविक है। क्या है प्रतिबिंब, कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पर सच में वास्तव में किरणें मीट की हैं, मिली हैं। डॉट डॉट करने पर डॉट डॉट नहीं करना पड़ा ना हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए, कि ऐसे पीछे कहीं बढ़ाते तब मिलती हैं प्रकाश की किरणें, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वास्तविक है। और फिर चौथी चीज, चौथा पॉइंट ये है कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बना। ये हमारा वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो आपको दिख रहा होगा ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, छोटा बना है। कुल मिलाकर के वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, उल्टा और वास्तविक एक दोनों साथ साथ में चलेंगे, उल्टा और वास्तविक दोनों साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। यानी जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, हाँ, ये चीज याद रखना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। जब प्रतिबिंब वस्तु तथा अनंत के मध्य में होगा तो उस स्थिति में ये किरण आरेख खींचा जाएगा, ठीक है। ये रे डायाग्राम है। तो रे डायाग्राम खींचने का दो तरीका, एक सीधा लेकर के जाइए और एक फोकस से लेकर के जाइए, या सी से लेकर के जाइए। तो फोकस से लेकर के जाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। अगर जो सी से लेकर के जाएंगे तो वही डायरेक्शन पुनः अपना अपनाएगी ये। तो दोनों तरीके से आप खींच सकते हैं, दोनों तरीके से जो इमेज बनता है वो यही उसकी स्थिति होती है, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ, मिटा दें। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जब वस्तु सी पर हो, सी पर पहुंचा देते हैं इसको, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु सी पर हो तुरंत बनाइए एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये पॉइंट पी, पी से जितनी दूरी पर एफ उतनी ही दूरी पर सी, और इन सभी को मिलाने वाली एक रेखा हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये हो गया। अब वस्तु को यहाँ सी पर हमको रखना है। सी पर जब रखेंगे तो सी पर क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सी पर, ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से इसको ऐसे लेकर के जाते हैं, समानांतर है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। अब एक प्रकाश की किरण जो हम फोकस से लेकर के जाते हैं, एक प्रकाश की किरण जो हम फोकस से लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब वो परावर्तन होने के पश्चात क्या होगी, यहाँ, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और समानांतर होने की कंडीशन में देखेंगे हम, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, फिर उसके बाद ऐसे फोकस से होकर के गई, ठीक है। आप लोग ये बराबर डिस्टेंस जब माप के बनाएंगे, देखिए ऑप्टिक्स जब आप लोग पढ़ रहे हो तो पेंसिल, इरेजर, स्केल आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है,
ताकि उससे माप के आप लोग बनाते रहें। माप के बनाएंगे क्लियर एकदम बनेगा, ठीक है, अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है आप लोग इसको लेकर के बैठें जब भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक प्रकाश की किरण यहाँ से लेकर के हम समानांतर गए मुख्य अक्ष के, और फिर उसके बाद जो है ये फोकस से होता हुआ ऐसे निकल गया काटता हुआ मुख्य अक्ष को। एक हमने फोकस से लेकर के गए, नियम नंबर 2 जो था वहाँ से, फिर ये मुख्य अक्ष के समानांतर हुआ। तो देख रहे हैं ये यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब ये बनेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है सी पर। हाँ, प्रतिबिंब सी पर बनता है, सी पर बनता है, याद रखिए प्रतिबिंब सी पर बन रहा है। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, सीधा है कि उल्टा है, वास्तविक है कि आभासी है, दोनों दिख रहा है आपको, उल्टा है और वास्तविक भी है। देखिए सच में प्रकाश की किरणें मेट की है, मिली है, तो वास्तविक भी है, वास्तविक भी है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि चौथा पॉइंट क्या है, सी पर बनता है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। तो देखेंगे यहाँ पर वस्तु के बराबर बनता है। जब आप लोग बराबर माप के बनाएंगे तो बराबर ही बनेगा, ठीक है। तो वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर है, हो जाता है इस स्थिति में, ठीक है। देखिए वीडियो पॉज करें, फिर से अपने मन से बनाएं, 2-4 पेज खराब होगा, ठीक है, पेज खराब करने में कंजूसी नहीं। और फिर उसके बाद जो है ये बनने लगेगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी स्थिति। अब हम लोग पहुंचते हैं तीसरी स्थिति पर, ठीक है। यानी यहाँ पर सी से पहले रखा गया, फिर उसके बाद अब सी पर आ गया, अब सी और एफ के मध्य पर आएंगे, ठीक है। सी और एफ के बीच में कहीं पर अब वस्तु रखी जाएगी, तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये तीसरा पॉइंट अब हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो, हाँ, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। हाँ, तीसरा पॉइंट है जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो, ठीक है। तुरंत बनाइए, मिड पॉइंट लीजिए, जितनी दूरी पर एफ उतनी ही दूरी पर सी, फिर उसके बाद सभी को मिलाती हुई एक लाइन खींचिए, बनेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर उसके बाद इस बार ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ रखना है। यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब हम थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। देखिए आपको लगेगा कि हाँ बन जाएगा, ये तो आसान है, पर सच्चाई ये है जब आप बनाएंगे तो आपको पता तभी एक्सपीरियंस होगा बनाने का कि कहाँ पर हमको कुछ छोटा, कहाँ पर कुछ बड़ा बनाना है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हम पैरेलल लिए, पैरेलल के बाद क्या हुआ, ये सीधा ऐसे चला जाएगा फोकस से होता हुआ, ठीक है, फोकस से होता हुआ ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पर याद एक काम करें, हम एक प्रकाश की किरण एफ से लेकर के जाएं, एक प्रकाश की किरण एफ से लेकर के जाएं, ठीक है, एफ से, और फिर उसके बाद ये यहाँ इधर आएगा, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। समानांतर होने पर देखेंगे ये जो इमेज बनेगा, ठीक है, सी से बाहर बनेगा, सी से बाहर बनेगा, याद रखिए इस चीज़ को, ये सी से बाहर बनेगा, ठीक है, हाँ, ये सी से बाहर बनेगा। या फिर ऐसे भी एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे लेकर के जाते हैं, ऐसे कि लगता है कि सी से होकर के आ रहा है, तो वो उधर ही वापस हो जाता, तो यहाँ कहीं इमेज बनता है। बना के दिखाएं क्या? ठीक है, बनाते हैं।
ये भी ऐसे भी बन सकता है, और एक स्थिति और है बनाने की, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। यहाँ पर कहीं पर वस्तु है, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे, फिर उसके बाद आ गई F से समानांतर जाएगी तो तिरछी आएगी। अब कोई प्रकाश की किरण C पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं जाती है, तो उसको क्या लगेगा, दर्पण को यही लगेगा कि ये C से आ रही है प्रकाश की किरण। अब वो दर्पण क्या करेगा, अब इसको सीधा उसी दिशा में, जिस दिशा से गई थी उसी में वापस कर देगा, और वापस करेगा तो ऐसे आकर के यहाँ कहीं पर मिलेगा। हमने ज़बरदस्ती मिला दिया है, ठीक है, फिलहाल आप लोग बनाएंगे तो क्लियर बनेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे यहाँ पर इमेज कहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ छोटा बना यहाँ पर बड़ा बना, बनाने में ऐसा हो गया है, ठीक है। ए बी, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी, ए डैश बी डैश, कुल मिलाकर के सी से इस तरफ ही बनेगा, सी से इस तरफ ही बनेगा ऑब्जेक्ट। बात समझ में? हाँ सॉरी, इमेज जो है सी से इसी तरफ बनेगा, सी पॉइंट से इसी तरफ ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण एक लेकर के जाएंगे तो इसको, दर्पण को यही लगेगा कि ये सी से आ रहा है, देखो पीछे मिलाने पर सी से लगता है कि सी से आ रहा है, तो जब सी से आ रहा होगा तो इस कंडीशन में वो उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नियम नंबर 3 जो है उसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होकर के आकर के यहाँ पर इस किरण को काट देगा तो एक इमेज बनेगा, ठीक है। वास्तव में लेकिन काट रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, वास्तव में काटेगा। बात समझ में? हाँ, और यहाँ पर ये आकर के इधर आएगी, तो दोनों में ही इमेज जो बनता है सी से बाहर ही बनता है, सी बिंदु से बाहर बनता है वस्तु से। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पहला पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, तो सी से बाहर बन रहा है, सी से बाहर बन रहा है, सी से बाहर बनता है। दूसरा पॉइंट उल्टा होगा कि सीधा, तो जब जब प्रतिबिंब नीचे बने उल्टा ही होगा, ठीक है, उल्टा। वास्तविक होगा, सच में प्रकाश किरणें मीट की हैं, डॉट डॉट करने पर नहीं मिली है, तो सच में मीट की हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब मतलब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो बिना कुछ पूछे मार दीजिए कि उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर जो वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बन रहा है। चौथा चीज, चौथा पॉइंट, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो इस बार वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे प्रतिबिंब वस्तु को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है, पीछे बढ़ रहा है, और साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है। हाँ, तो इसको जल्दी से नोट करें। हाँ ठीक है, मिटा रहे। चौथे नंबर, अब वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब वस्तु F पर हो, यानी फोकस बिंदु पर वस्तु को रख दिया जाए, जब वस्तु F पर हो, फोकस बिंदु पर हो, तो इस कंडीशन में तुरंत आप एक बनाएं, ये पॉइंट P मान लीजिए, यहाँ पर F और थोड़ा इधर मानते हैं F, और थोड़ा इधर C, दोनों बराबर पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर C क्या बराबर है, तो लगभग बराबर है, और इनको मिलाने वाली एक रेखा प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने की कंडीशन में, यहाँ पर आने की कंडीशन में एक प्रकाश किरण सीधी जाएगी, सीधी जाएगी तो ये, ठीक है, फोकस से होकर के ये लाइन जाएगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है F पर, ए बी ऑब्जेक्ट,
एक प्रकाश किरण जाएगी पैरेलल मुख्य अक्ष के, तो नियम नंबर 1 वो फोकस से होकर के चली जाएगी। इतना क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये, ठीक है, ऐसे। तो दर्पण को लगेगा कि ये प्रकाश की किरण सी से आ रही है, दर्पण को ये लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो सी से आ रही है, तो उसको क्या करेगी, उसी दिशा में वापस भेज देगी, क्योंकि भैया जैसे आए थे वैसे चले जाओ, ठीक है, हमारा निवेदन है, ठीक है, ताकि इमेज भी कहीं बन जाए। चलो ठीक है, अच्छा, उसने कहा ठीक है भैया हम जा रहे हैं। अब ये जाएगा, ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे वापस आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि ये प्रकाश की किरणें अब परावर्तित होने के पश्चात समानांतर हो जाती हैं। ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं ये प्रकाश की किरणें। और जब प्रकाश की किरणें समानांतर हो जाती हैं तब वो अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बार जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर जब मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ होगा, अनंत पर ही बनेगा। बात समझ में। तो इस बार प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर बनेगा। और देखिए इस मुख्य अक्ष को अगर जो हम और आगे ऐसे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा दें, तो देखिए प्रतिबिंब तो जैसे जाएगी नहीं, ये लाइनें ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे समानांतर हैं तो ऐसे चली जाएंगी। ट्रेन इसी पर चला सकते हैं समानांतर, ठीक है। तो अब ये इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस एक्सिस के नीचे ही बनना है इनको, ठीक है, और ये अनंत पर जाकर के मिलेंगी। डॉट डॉट वाली लाइनें तो है नहीं, ये वास्तव में रिफ्लेक्ट होने के बाद, वास्तव में रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रकाश की किरणें जाकर के अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। जो समानांतर प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें अनंत पर मिलता हुआ माना जाता है कि वो प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलेंगी। बात समझ में आई। तो अनंत पर ये मिलेंगी तो वहां पर इमेज बनेगा। अनंत कौन से डिस्टेंस, आई डोंट नो, ठीक है, पर आप लोग भी इस चीज़ का अनुभव करते हो। ऐसे दूर देखते हो जब दूर, तो ऐसा लगता है ना कि ये वहाँ देखो पृथ्वी और आकाश दोनों मिले हुए हैं, लगता है ना। हाँ, तो वहाँ पर मान सकते हैं ऐसा अनंत होता है ना, ऐसे अनंत, ठीक है। आप कभी ट्रेन की पटरियों को देखें, ट्रेन की पटरियों को देखें तो ट्रेन की पटरियाँ सीधी होती हैं, पैरेलल होती हैं, समानांतर, लेकिन आगे जब देखते हैं तो लगता है उनके बीच में गैप कम होता गया है और लास्ट में एकदम सीधा और दूर देखने पर लगता है कि पटरियाँ एक में जुड़ी हैं, पर जैसे जैसे आप जाएंगे ऐसा होता नहीं है। तो कुछ हमें लगता है आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ये अनंत हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मालूम होता है कि ये प्रकाश की किरणें भी ऐसे वहाँ कहीं दूर जाके मिल रही हैं, तो वहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर काफ़ी दूर जा करके बनेगा, काफ़ी बड़ा बन जाएगा ना। हाँ, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला पॉइंट बनता कहाँ है, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, अनंत पर। दूसरा पॉइंट वास्तविक होगा, हाँ वास्तविक होगा, वास्तविक रियल इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो दूसरा कुछ और पूछना है इसमें, सीधा कि उल्टा, उल्टा हमेशा है, आप समझ जाइए, वास्तविक और उल्टा दोनों साथ में चलते हैं, वास्तविक और उल्टा दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है, क्या होता था, अच्छा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, इनलार्ज्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चौथी स्थिति, ये चौथी थी कि पांचवी, जो भी स्थिति रही हो आप लोग जान जाइए, ठीक है। हाँ, शायद पांचवी रही हो या चौथी, ठीक है, ठीक, मिटा दें। हाँ, तो प्रतिबिंब इस कंडीशन में जब F पर आ जाएगा तो इस कंडीशन में अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, मिटाए, ठीक है। कौन से नंबर का ये था अब हम भूल गए, आप लोगों को याद होगा, वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अगली स्थिति है
वैसे ये शायद चौथी ही थी, पांचवी स्थिति। अब देखते हैं, अब पांचवी, अगर जो पांचवी हो रही होगी इससे पहले तो छठी कर लीजिएगा। जब वस्तु एफ तथा पी के मध्य हो, पी के मध्य हो, ठीक है, जब वस्तु पी तथा एफ तथा पी के मध्य हो, यानी ये तो पॉइंट पी हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, इनको ऐसे मिलाते हैं, इनको ऐसे मिलाते हैं और वस्तु को यहाँ पर हमें कहीं रखनी है, वस्तु को यहाँ कहीं रखनी है, ठीक है। जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, एक प्रकाश की किरण चली ऐसे, तो ये कहाँ से आपको पता है, फोकस से ही होकर के जाएगी, फोकस से ही होकर के जाएगी, ठीक है। ए बी इस बार यहाँ पर है। अब एक प्रकाश की किरण तो ऐसे चलेगी ना, नियम नंबर 3, ऐसे जाएगी, तो दर्पण को क्या लगेगा, लगेगा कि ये तो सेंटर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से आ रही है। वक्रता केंद्र तो कहेगी भैया जैसे आओ वैसे चले जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे चले जाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहेगी भैया जैसा आए थे वैसे चले जाओ, कहेगी ठीक, ठीक है, हम जा रहे हैं, गुस्सा कहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो गुस्सा किए बगैर ये प्रकाश की लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में अब प्रकाश की जो किरणें हैं ये, ठीक है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, जो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली आई थी ऐसे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो ऐसे आई थी ऐसे चली जाएगी, तो देखेंगे ये प्रकाश की किरणें इस बार डाइवर्ज कर गई, ठीक है, यानी ऐसे अब जितने दूर जाएंगी, मतलब जितने दूर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी जितने दूर जाएंगे, ठीक है, हाँ, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी तो क्या है, प्रकाश की किरणें कहीं मिलेंगी, इस बार अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, अगर जो अनंत पर नहीं मिलेंगी, क्या इनको हम पीछे बढ़ाएं इस बार, अच्छा पीछे बढ़ा के देख लेते, हाँ, तो ये पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है। जब पीछे बढ़ाने पर ये मिलती है तो इस बार ए डैश बी डैश यहाँ पर बनेगा, पीछे बढ़ाने पर मिलेगा। जैसे कि बता दें कि ना, हाँ, ये प्रकाश की किरणें इस बार आपको दिख रहा है क्या, ऐसे ऐसे हैं दोनों, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आगे बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगी तो ये नहीं मिलेंगी, पर यहाँ इनको पीछे बढ़ाने पर देखिए ये ऐसे मिल जाएंगी एक पॉइंट पर, ऐसे एक पॉइंट पर ये मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, तो जब एक पॉइंट पर मिल जाएंगी तो वहीं पर इमेज, यही पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे दोनों हैं, ठीक है, ऐसे। बात समझ में, आप लोग लाइन से खींचेंगे, मतलब स्केल से तो सीधा सीधा खींचेंगी, ये ऐसे प्रकाश की किरणें, ठीक है, हाँ। तो ये पीछे जा करके मिलेंगी, डॉट डॉट करके मिलेंगी कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, एक वर्ड हम लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, प्रतीत, तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो मिलती हुई प्रतीत जहाँ पर होंगी वहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है, ओके। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हम लोग यही लिखते थे, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इस बार प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। अच्छा, वास्तविक होगा कि आभासी, वास्तविक होगा कि आभासी, डॉट डॉट करने पर मिली है तो आभासी, वर्चुअल इमेज इस बार प्राप्त होगा, आभासी वर्चुअल इमेज, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी होगा तो क्या बताए थे, ये सीधा बनेगा, इस बार सीधा हो जाएगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ। अच्छा, छोटा की बड़ा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक, ओके, नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है, मिटा दें, ठीक। अब एक अंतिम स्थिति है, एक लास्ट, जो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना था, हम लोग उसको लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए,
जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु, ये छठा पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट सी, जब वस्तु अनंत पर हो। अभी आप लोगों को पता चला था कि जब प्रकाश की किरणें पैरेलल हुई थी तो अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती थी, तो जब वस्तु अनंत पर है तो वहां से प्रकाश की किरणें पैरेलल आएंगी, याद रखना। तो अनंत से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो समानांतर होती हैं, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं, और समानांतर किरणें फोकस से होकर के जाती हैं परावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ पर आके मिलेंगी प्रकाश की किरणें। याद रखिएगा इस चीज को, प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलेंगी, यफ पर। एक समानांतर प्रकाश की किरण यफ से, ये भी समानांतर यफ से, कितना भी खींचेंगे यफ से ही होकर के वो जाएंगी, ठीक है। तो यानी इमेज इस बार कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनने की स्थिति में पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो यफ पर बनता है, यफ पर बनता है, यफ पर बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक होगा कि आभासी, वास्तविक होगा कि आभासी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश क्या होगा, सच में किरणें मेट की हैं तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, सच में मेट की है ना। तो हम तीसरा चीज आपको बिना सोचे लिख देना है, वास्तविक है तो उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा, ठीक है, वास्तविक है उल्टा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, बहुत छोटा बिंदु जैसा होगा, ठीक है, बिंदु जैसा पॉइंट साइज होगा, ठीक है, बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यह था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनने का नियम अवतल दर्पण द्वारा ये इन्हीं सभी स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज, देखिए जब प्रतिबिंब अनंत पर था, अनंत पर, तो इमेज कहाँ बना, जब अनंत पर था, ऑब्जेक्ट O1 ऑब्जेक्ट, तो I1 कहाँ पर बना, F पर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट O और C के बीच में आया, ये पॉइंट P है, जब ऑब्जेक्ट O और C के बीच में आया, दूसरी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, तब प्रतिबिंब कहाँ बना, इधर बना, और इससे छोटा ही बना, I2 बना, I2 बना। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाके रखा गया, यहाँ पर O3, तब इमेज कहाँ पर बना, I3, यहाँ पर C पर ही बना था। जब ऑब्जेक्ट को, सॉरी O3 है, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया O4, तो C से परे चला आया और इससे बड़ा बना, इससे बड़ा बना, ठीक है, यानी I4 यहाँ पर बना। और जब ऑब्जेक्ट को F पर रखा गया, जब ऑब्जेक्ट को F पर रखा गया, तब इमेज जाकर के I5 अनंत पर बना, ठीक है, एक मिनट, हाँ, I5 ये अनंत पर बना, ठीक है। और जब इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया O6, ठीक है, तब इमेज जो बना, इमेज यहाँ पर इधर ही बन गया, यहाँ पर इमेज जो बना यहाँ पर I6 इमेज, ठीक है। यानी आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दर्पण, दर्पण यहीं पर है, ये है दर्पण, बात समझ में, ये दर्पण है, ठीक है। जब प्रतिबिंब अनंत पर तो F पर बना ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब O और C के मध्य में ये हुआ ऑब्जेक्ट, तब C और F के बीच में I2, यानी इमेज, I का मतलब इमेज। फिर जब C पर आया तो C पर ही बन गया,
फिर उसके बाद जब ओ यानी सी और एफ के बीच में, तो सी से बाहर चला आया इमेज। जब एफ पर रखा गया तो अनंत पर चला आया, जब ओ पर रखा गया तो यहाँ बन गया। ठीक है, एफ और पी के बीच में रखा गया तो यहाँ बन गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दर्पण की ओर खिसक रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दर्पण की ओर खिसक रहा है, इमेज पीछे की ओर जा रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है और बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब की साइज क्या हो रही है? बड़ी बनती है, बड़ी बनती जा रही है। ठीक है, यानी हर एक स्थिति में देखिए प्रतिबिंब बन कैसे कैसे रहा है, क्या वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक वस्तु से छोटा बन रहा है ना। इसे यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक भी बन रहा है, वस्तु से छोटा भी बन रहा है। वास्तविक और छोटा, उल्टा और सीधा का तो संबंध बता दिए, वो तो क्लियर है। अब छोटा बड़ा का देख लेते हैं। वास्तविक और छोटा भी बन रहा है, वास्तविक और छोटा। वास्तविक और छोटा आपको पहली और दूसरी स्थिति में देख सकते हैं। वास्तविक और छोटा यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली और दूसरी। वहाँ पर जो हमने पढ़ा है दूसरी तीसरी स्थिति होगी, सॉरी नहीं, वो पहली और छठी स्थिति। एक मिनट, यहाँ पर छोटा, अच्छा देख लीजिएगा आप जो भी है। वास्तविक और छोटा तो मिल रहा है ना, अनंत पर भी छोटा मिलता है पॉइंट साइज का, और जब इन दोनों के ओ और सी और अनंत के बीच में रखते हैं तब भी छोटा बनता है। ठीक है, वास्तविक और बराबर भी मिलता है, यहाँ पर वास्तविक बराबर भी मिलता है, वास्तविक बराबर साइज का इमेज भी मिलता है। ठीक है, और वास्तविक बड़ा भी मिलता है, वास्तविक भी इमेज होता है और बड़ा भी मिलता है, बड़ा इमेज भी मिलता है, बड़ा। देखो ये सब वास्तविक इमेज ही हैं और वस्तु से बड़े हैं, ये वस्तु से बड़े हैं। ठीक है, इन स्थितियों में। और देखिए ये आभासी बना है, आभासी और वस्तु से बड़ा है, इमेज की साइज जो है वो वस्तु से बड़ी है, आभासी बड़ा बना है। आभासी छोटा नहीं है, यहाँ पर क्या है, आभासी छोटा नहीं है। यानी प्रतिबिंब जो है आभासी भी बना हो और वस्तु से छोटा बना हो, आभासी बना हो और वस्तु से छोटा बना हो, ये चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आभासी भी बना हो और वस्तु से छोटा बना हो। अवतल दर्पण में ऐसी स्थिति आप नहीं पढ़े, बात समझ में? तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऑप्शन वाले में, कि निम्न में से अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कौन सा नहीं है, तो आभासी और छोटा नहीं है। इन सभी 6 स्थितियों को पढ़ने के बाद आपको यही पता चलता है कि आभासी और छोटा ये अवतल दर्पण नहीं बना सकता। तो जो इससे छोटा है उसकी कमी जो है पूरा कर देगा उत्तल दर्पण। और उस चीज़ के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें। हाँ, एक बार फिर आप लोगों को बता दें, अगर जो इसका नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपनी क्लास लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, कि क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, तो उसको आप नोट करिए, काम चोरी नहीं है उसमें। ठीक है, और फिजिक्स की नोट्स जो है आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें।